ये है मंगोलिया, दुनिया की 18 लार्जेस्ट कंट्री, जो तकरीबन 15,64,116 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है। लेकिन इतने बड़े लैंड मास होने के बावजूद 99.7% मंगोलिया पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। और ये छोटा सा दिखाई देने वाला एरिया जो मंगोलिया के टोटल लैंड मास का 0.03% है, और इसी में मंगोलिया की 100% पॉपुलेशन रहती है। इस सर्कल से इंसान जितना दूर चला जाता है, उसके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही कम रह जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह मंगोलिया के लिए काफ़ी यूनिक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगोलिया में पॉपुलेशन की कमी हमेशा से ऐसी नहीं थी। 18 सेंचुरीज में पॉपुलेशन 10 लाख हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक जंग ने वहाँ की 80% पॉपुलेशन यानी 10 लाख लोगों में से 8 लाख लोगों का एक ही झटके में सफाया कर दिया गया। लेकिन मंगोलिया के बुरे दिन यहाँ भी ख़त्म नहीं हुए। इसके बाद मंगोलिया में बुद्धिज़्म ने जन्म लिया और वहाँ पर तेज़ी से बुद्धिज़्म फैलने लगा, और इस एक मज़हब की वजह से मंगोलिया की पॉपुलेशन एकदम से ख़त्म होने लग गई और कभी भी वहाँ से बढ़ नहीं पाई। लेकिन कैसे एक मज़हब मुल्क की आबादी ख़त्म कर सकता है, इस पर एक डिटेल वीडियो हम आपके लिए इस वीडियो के पार्ट 2 में लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम मंगोलिया के 99.7% एम्पिटी होने के पीछे जियोग्राफिकल रीजंस को जानेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो चलिए हम इसके पीछे जियोग्राफिकल रीजंस को जानते हैं। मंगोलिया के जियोग्राफिकल रीजंस को हम 3 मेजर फेसेस में बांट सकते हैं। पहला एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, दूसरा सॉइल यानी मिट्टी, और तीसरा है रेनफॉल। अब जरा ध्यान से समझते हैं कि कैसे ये सारे फैक्टर्स की वजह से ही 99.7% मंगोलिया वीरान पड़ा हुआ है, और सिर्फ इस छोटे से 0.03% इलाके में ही पूरा मंगोलिया आबाद है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाई एल्टीट्यूड वाले माउंटेन से। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो मंगोलिया दोनों तरफ से पूरी तरह रूस और चाइना के बीच में मौजूद है। यहाँ पर एक पोलर जोन का पार्ट बन जाता है और इस मुल्क का एवरेज टेम्परेचर ज्यादातर मनफी में ही रहता है। और इस मैप में आप नजर डालें तो मंगोलिया के नॉर्दर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट पूरी तरह से हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं, मतलब ये ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब हम नजर डालते हैं मंगोलिया के इन दूसरे हिस्सों पर। मंगोलिया के साउदर्न और वेस्टर्न हिस्से पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि इंसानों ने कभी भी इन हिस्सों में अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाया ही नहीं। क्योंकि इन जगहों में इंसान तो दूर, मंगोलिया में पाए जाने वाले कैमल्स तक सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही जालिम और ख़तरनाक है। अब अगर देखा जाए तो मंगोलिया के लोगों के पास ना ही वेस्टर्न पार्ट में रहने की जगह है, ना ही साउदर्न और ना ही ईस्टर्न पार्ट में। अब ऐसे में पूरी 100% आबादी सिर्फ इस 0.03% एरिया में रहती है, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों की वजह से इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है और लाइफ पूरी तरह से मुमकिन रहती है। मंगोलिया के नॉर्दर्न में मंगोलिया का खुसगुल रेंज, नॉर्थ और वेस्ट पार्ट की खानगाई रेंज और नॉर्थ ईस्ट की खैनरी रेंज मिलकर इस तरह का रफ ट्रायंगल बनाती है, जिसकी वजह से ये माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट से आने वाली सर्बियन विंड यानी ठंडी हवाएं और साउथ ईस्ट के गोबी डेजर्ट से आने वाली ठंडी हवाएं के खिलाफ कुदरती दीवार का काम करती हैं, जो हकीकत में इस ट्रायंगल शेप वाले एरिया में जिंदगी को आसान बनाती हैं। इन्हीं ठंडी हवाओं से प्रोटेक्शन मिलने की वजह से जहां पर बाकी के मंगोलिया का टेम्परेचर -50 डिग्री तक का होता है, वहां पर इस ट्रायंगल एरिया का सिर्फ -2.9 डिग्री एवरेज टेम्परेचर रहता है। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल रीजन के दूसरे फैक्टर की, यानी सॉइल, जो इस 0.03% एरिया की हैबिटेबल सॉइल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे मंगोलिया में 365 दिन कोल्ड विंग यानी ठंडी हवाएं चलने की वजह से ये पूरा मुल्क इस तरह बर्फ़ की चादर से ढका रहता है, और इसी फिनोमिनल को जियोलॉजी की ज़ुबान में परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। परमाफ्रॉस्ट असल में क्या है, ये कहाँ मौजूद हैं, इनकी वजह से हमारी दुनिया में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं या हो सकती हैं, इस पर भी मैं एक अलग से डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा।
जरा सोचिए, जब मिट्टी के ऊपर बर्फ की मोटी लेयर जमा हो गई तो इस जमीन पर खेती करना नामुमकिन होता है, और यहाँ तक कि इस तरह की मिट्टी के ऊपर किसी भी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया जा सकता। और अगर बाई चांस कोई जमीन का टुकड़ा इस आइस कवरिंग से बच भी गया तो इस जमीन पर भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसमें इस टाइप की चेस्टनट जैसी ब्राउन मिट्टी होती है जिसमें सेलिनेशन यानी खारापन ज्यादा होता है, और दूसरा इसमें रॉकी सेडिमेंट ज्यादा होते हैं यानी छोटे पत्थरों वाली मिट्टी होती है जिसमें खेती करना नामुमकिन होता है। अब बात करते हैं तीसरे मेजर फैक्टर की, जो है रेनफॉल। यहाँ एक वैली होने की वजह से यही माउंटेन रेंज हवाओं को रोकने का काम करते हैं, और सेम टाइम जब मंगोलिया में बारिश वाले बादल आते हैं तब यही माउंटेन रेंज इन बादलों को भी इसी रीजन में रोक देते हैं, जिसकी वजह से इस मंगोलिया वैली में कुछ इस तरीके का ओरियोग्राफिक रेनफॉल हो जाता है। यहाँ सालाना 300 से 400 मिलीलीटर बारिश होती है, जो काफी कम है, इसीलिए मंगोलिया को ड्राई डेजर्ट भी कहा जाता है। लेकिन इसी बारिश की वजह से यहाँ की सॉइल भी काफी उपजा हो जाती है। आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा कि पहाड़ों से मिट्टी के मिनरल धुलकर नीचे वैली में आ जाते हैं, और इसीलिए इस रीजन में भी इन तीनों माउंटेन रेंज के मिनरल बारिश की वजह से धुलकर वैली में आ जाते हैं, जिससे इस रीजन की मिट्टी काफी फर्टाइल हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यही रेनफॉल, एरेबल लैंड, एम्बिएंट टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर मिलकर यहाँ की ज़मीन को इंसानों के लिए रहने के काबिल बनाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमें अच्छा खासा आइडिया आ गया कि मंगोलिया के एम्प्टी होने के पीछे जियोग्राफिकल रीजंस क्या है और क्यों मंगोलिया का 99.7% हिस्सा बिल्कुल खाली है। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम मंगोलिया के दूसरे मेन रीजंस को जानेंगे। उसके लिए लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।